Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS online where we are discussing different topics of general studies and current affairs which are useful for different exams conducted by UPSC, MPPSC and other such SSC organizations. For last few days we were not available on this platform and there has been a big gap. बड़े अंतराल के बाद आज आ रहे हैं। तो आज जो है हम एक डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो देश की एकता से, अखंडता से, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स एज आई सेड अर्लियर। और टॉपिक है, विषय है मणिपुर में होने वाली हिंसा। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से, लगभग 2 महीने से मणिपुर राज्य जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जिसको हम 7 सिस्टर्स स्टेट में से एक मानते हैं, वो जो है कई दिनों से हिंसा से, खासतौर पे जैसे जातीय हिंसा कह लीजिए आप, सांप्रदायिक हिंसा कह लीजिए, कम्युनल राइट्स जो है उससे बहुत बुरी तरह से ग्रस्त। और ये जो है एक देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। मणिपुर, ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर राज्य है और जो भारत का सीमावर्ती राज्य है, इट्स ए बॉर्डरिंग स्टेट्स। और बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश के भी बहुत निकट है। अगर ये क्षेत्र अस्थिर रहता है, अशांत रहता है, अनरेस्ट यहाँ पर होता है, तो निश्चित रूप से ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो इट्स ए मेजर कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आज यही विषय हमारी चर्चा का विषय होगा। मैं हूँ सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। तो आज हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर में हिंसा के कारण क्या है। एक चीज, हिंसा किस तरह से हो रही है और हिंसा के समाधान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, जो हमारी ओर से एक सजेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंसा के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज। देखिए, कारण जो है 2 तरह के हैं। एक वो कारण जो पहले से मौजूद थे, जो पहले से सक्रिय थे, और दूसरे वो कारण जो रिसेंटली कुछ तात्कालिक रूप से हुए और उसके कारण यह हिंसा भड़क उठी है। लेकिन कारण पढ़ने से पहले जरा एक बार हम ये भी देख लें कि मणिपुर की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है और जो वहाँ की डेमोग्राफिकल कंडीशन है उसको भी समझिए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जो जनसंख्या की स्थिति। देखिए, मणिपुर जैसे मैंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है और ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन मणिपुर जो है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कहा जाता है कि एक फुटबॉल के स्टेडियम की तरह है। जैसे फुटबॉल का स्टेडियम होता है ना, इस तरह से। अब ये बीच बीच में जो है मैदान होता है और साइड में गैलरी होती है। तो इसी तरह से मणिपुर की स्थिति है कि बीच में मैदान है और चारों तरफ जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यही ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वहाँ की डेमोग्राफिकल या जो जनसंख्यात्मक स्थिति है उसको भी निर्धारित कर रही है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई, जिनकी जो मणिपुरी भाषा बोलते हैं, तो मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो मैतेई अधिकांश रूप से हिंदू है, लेकिन कुछ मुस्लिम मैतेई भी है और कुछ बौद्ध मैतेई भी है, मोस्टली हिंदू है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है चारों तरफ का, वहाँ पर जनजातियाँ रहती है। जनजातियों में आप देख लीजिए कि कुकी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। कुकी है, नागा है, हमार है और जोमी है। तो ये कुछ जनजातियां हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें कुकी की है। अब मैतेई जो है वो लगभग 52-53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर को बनाती है, लेकिन उनके पास लैंड बहुत कम है। इट हैज़ ओनली 10% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ मणिपुर। बाकी ज़मीन जो है वो पहाड़ियों पर है और पहाड़ियों पर रह रही जनजातियाँ, जैसे मैंने बताया, नागा है, कुकी है, हमार है, जोमी है। और ध्यान रखना, इनमें से अधिकांश जनजातियाँ क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म अपना लिया है इन्होंने। तो इनके बीच में संघर्ष हो रहा है। मैतेई जो लोग हैं, मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनका संघर्ष हो रहा है जनजातियों से, ठीक है। और लगभग मई के माह में, जब मई की शुरुआत से ही जो है ये दंगा जो है, फसाद, आगजनी, ये सब हो रहा है, ये चल रहा है मैतेई और जनजातीय समुदायों के बीच में। तो इसके कारण क्या है? मैंने बताया कारण कुछ तो ऐसे थे जो पहले से मौजूद थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों समुदाय जो है उनमें धार्मिक मतभेद है। लेकिन एक बड़ा कारण यह है साहब कि जो जनजातियां हैं वो म्यांमार की सीमा पर वही है और म्यांमार की सीमा से अक्सर हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिए आ रहे हैं, इंट्रूडर्स आ रहे हैं। तो वो इंट्रूडर्स के कारण, घुसपैठियों के कारण जो है एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी हुई है, सुरक्षा की भी समस्या बनी हुई है। और चूंकि वो जो आ रहे हैं उनमें से कई नागा और कुकी जाति के ही होते हैं, म्यांमार में भी, म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं, तो उनको ऐसा कहा जाता है कि ये जनजातियाँ उनकी सहायता करती है।
तो वो अगर घुसपैठ होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनगणनात्मक संतुलन है, जिसको हम डेमोग्राफिकल बैलेंस कहते हैं, वो गड़बड़ाएगा। तो सरकार इसको लेकर चिंतित है, सरकार इसको रोकना चाहती है। दूसरी चीज़ यह है कि म्यांमार से ही हो रहा है ड्रग्स का तस्करी, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। म्यांमार पूरी दुनिया में ही बदनाम है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए। तो भारत में भी जो है ड्रग्स वहाँ से आ रही है और फिर पूरे भारत में चली जा रही है। और उसमें भी स्वाभाविक सी बात है कि केवल इंट्रूडर्स की, स्मगलर्स की भूमिका नहीं है, लोकल भी कुछ लोग हैं, खासतौर पर जनजातियों पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो भी है इसमें इंक्लूडेड। तो ये भी एक समस्या है। अब इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही, उन्होंने क्या किया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर पे वनों की रक्षा के लिए कानून कड़े कर दिए। कानून तो पहले से थे, उनको कड़ाई से लागू करना शुरू किया। जो जिनको हम आरक्षित वन कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि रिजर्व होते हैं, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है बेन्ड होती है, प्रोहिबिटेड होती है, उन क्षेत्रों से धीरे धीरे जनजातियों को हटाया गया। अब जनजातियों को लगा कि साहब ये प्रयास था वनों को सुरक्षित करने का, ये प्रयास था ड्रग्स को रोकने का, ये प्रयास था इंट्रूडर्स को रोकने का, लेकिन जनजातियों को ऐसा महसूस हुआ कि हमको हमारी भूमि से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये जनजातियों के असंतोष का पहले से एक कारण था। इस बीच जो है वहाँ जो सरकार बनी, खासतौर पे भाजपा समर्थित सरकार है, जो वीरेंद्र सिंह जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से जनजातियों को लगता था, चूंकि वो मैतेई समुदाय के हैं, तो उनको लगता था कि साहब ये हमारे, मतलब एक प्रकार का जो प्रीजुडिस होता है ना, एक प्रकार का पूर्वाग्रह होता है, वो था उनके प्रति कि ये जो है हमारे हितों के अनुकूल काम नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परिस्थितियाँ थी जो पहले से मौजूद थी। लेकिन रिसेंटली ये हुआ कि मैतेई समुदाय जो है, मैतेई समुदाय भी पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत विकसित वो है वो लोग। तो मैतेई समुदाय कई दिनों से ये मांग कर रहा था कि साहब हमको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, शासकीय नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए और भूमि में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी वहाँ क्या एक व्यवस्था है कि जो मैतेई समुदाय का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर तो कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। मतलब एक जनजाति का व्यक्ति जो पहाड़ियों पर रह रहे हैं वो आके मैतेई समुदाय के क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय का कोई व्यक्ति, यानी मैदानों में रहने वाला कोई व्यक्ति, जनजातियों की किसी लैंड को खरीद नहीं सकता, ना किराए से ले सकता है। इस तरह की वहाँ पर कानून की व्यवस्था है। लेकिन मैतेई समुदाय कई दिनों से मांग कर रहा है कि हमको नौकरियों में, हमको दूसरे जो सुविधाएं उनमें आरक्षण दिया जाए और हमारी भूमि को भी आरक्षित किया जाए और हमको पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने की अनुमति दी जाए। ये मांग मैतेई समुदाय कई दिनों से कर रहा था और इसके लिए उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में, मणिपुर के उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। अब मई के शुरुआती जो अप्रैल के लास्ट जो वीक है उसमें मणिपुर का जो है, मणिपुर के हाईकोर्ट का निर्णय आया और उन्होंने मणिपुर सरकार को ये निर्देशित किया कि आपको मैतेई समुदाय की इस मांग पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए कि उनको भी आरक्षण दिया जाए। अब हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद जो जनजातीय समुदाय थे उनको लगा कि साहब ये तो शायद हमारे हितों के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये हमारे जो भूमि है, हमारे जो संसाधन है, हमारे जो अधिकार है उसको कम करेंगे, क्योंकि मैतेई समुदाय के अधिकार को बढ़ा रहे हैं। अब ये एक प्रकार की गलतफहमी थी, ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह था, लेकिन इस पूर्वाग्रह बहुत तेजी से ये पूर्वाग्रह फैला, अफवाह की तरह फैला और ये कि सब जनजातियां जो है उनके हितों के अगेंस्ट काम कर रही है सरकार और हाईकोर्ट भी। तो इसी बीच 3 मई को जो है जनजातियों का एक स्टूडेंट यूनियन है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, उसने जो है एक बड़ी रैली निकाली, प्रदर्शन रैली, कि साहब हम इस निर्णय के खिलाफ और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, कोर्ट ने केवल ये कहा कि राज्य सरकार को इस पर विचार जल्दी से करना चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उसी रैली के तत्काल बाद 3 मई को ये रैली निकली और उसके तत्काल बाद जो है फिर जातीय संघर्ष शुरू हो गया। जहाँ जहाँ मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादा थे उन्होंने जनजातियों पर आक्रमण किए, जहाँ जनजातीय समुदाय के लोग थे उन्होंने मैतेई समुदाय पर आक्रमण ज़्यादा किया। खासतौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, सीमावर्ती मतलब मैदान और पहाड़ों के सीमावर्ती क्षेत्र थे, जैसे वो चूड़ा चंद्रपुर था, जो वहाँ पर जो है ज़बरदस्त हिंसा हुई, लोगों ने एक दूसरे के घरों में आग लगा दी, लोगों को मार दिया और यहाँ तक कि जो पुलिस थे, सरकारी कार्यालय थे, उन पर भी आक्रमण किया, ज़बरदस्त आगजनी हुई, कई लोग मारे गए। ऐसा शासकीय आंकड़े ये कहते हैं कि 71-72 लोग लगभग इस पूरी हिंसा का शिकार हुए। इसके बाद लगातार जो है सरकार ने इसके दमन के प्रयास किए, सेना भेजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे। बाद में आपने देखा होगा कि अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उन्होंने भी यहाँ की यात्रा की, 2 दिन तक वहाँ रहे और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट है और सेना का जो डिप्लॉयमेंट है उसकी फिर से समीक्षा की। उसके बाद से हिंसा थोड़ी थमी हुई जरूर है, लेकिन अभी भी मणिपुर जो है वो एक बारूद का ढेर बना हुआ है जो कभी भी सुलग सकता है। अब प्रयास इस शांति के सरकार के द्वारा भी किया गया, एक पीस कीपिंग कमेटी बनाई गई और जिसमें जो है दोनों समुदाय को मिलाकर बातचीत करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर हम समाधान की बात करते हैं। देखिए क्या है, जो जातीय दंगे हैं वो मोस्टली जो है डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट का परिणाम होते हैं, आप कह सकते हैं विश्वास की कमी का परिणाम होता है। मैतेई समुदाय केवल अपने अधिकार मांग रहे थे, लेकिन जनजातियों को लगा कि साहब ये तो हमारे हितों के विपरीत जा रही है
और पहले से ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए होंगे जिससे जनजाति जो है पूर्वाग्रहग्रस्त हुई है। तो प्रयास ये होने चाहिए, जैसे सपोज मैतेई समुदाय को अधिकार दिए जाने चाहिए तो दिए जाने चाहिए, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आया था, राज्य सरकार को ये करना था या अभी भी करना चाहिए कि वो ये डिक्लेयर करे कि साहब ये निर्णय एकदम से लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इस पर विचार करने के लिए एक ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें दोनों समुदाय के लोग हों, यानी मैतेई समुदाय के भी और मणिपुर के जो जनजातीय समुदाय है, कुकी, नागा, हमार, जोमी, इनको भी जो है इंक्लूड किया जाए। एक समिति बनाई जाए, उससे इस पर राय ली जाए और उसके बाद ग्रेजुअली इसको लागू किया जाए, एकदम से लागू नहीं किया जाए। देखिए, कोई चीज़ धीरे 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 लागू की जाती है, मैतेई समुदाय को उनके अधिकार मिलने चाहिए, इसमें भी इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन ये भी कि सब जनजातियों को भी ये महसूस ना हो कि उनके अधिकार जो है सीधे सीधे तौर पर छीने जा रहे हैं। तो जनजातियों को विश्वास में लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो है ये कार्य करना चाहिए और इसके लिए उनकी समिति बनाइए, समिति में विचार कीजिए और किस तरह से क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध रूप से आप जो है स्टेप वाइज जो है इसको धीरे धीरे लागू कीजिए, अलग अलग स्टेजेस में लागू कीजिए। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है कि मैतेई समुदाय को उसके जो अधिकार जो मांग रहे हैं वो भी मिल सकते हैं, और दोनों समुदाय के बीच में जो अविश्वास की स्थिति है, जो मिसट्रस्ट की स्थिति है और जो टकराव की स्थिति है, इन दोनों को ही टाला जा सकता है। और अगर ये टाला जाता है तो ये देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए और देश में जो है शांति, सद्भाव और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जो है सबसे अच्छा कदम होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नियमित रूप से ये वीडियो मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।